आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आ जाता है हमारा भाव प्रकाश। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो क्या है, भाव प्रकाश। तो सबसे पहले आता है कि भाव प्रकाश को किसने लिखा है, तो इसके लेखक कौन है, तो वो आ जाते हैं भाव मिश्र। जो इनका समय क्या है 16 AD। ठीक है, जब हम क्या इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, तो याद रखना है 16 AD। ठीक है, ये किसके पुत्र थे, तो ये आता है लटकन मिश्र के पुत्र थे। उसमें आता है कि जो ग्रंथ निर्माणार्थ है, तो भाव मिश्र ने क्या है शारंगधर संहिता के आधार पर बनाया है। बिकॉज शारंगधर संहिता का क्या था 18th AD था। ठीक है, और निघंटू भाग, जो निघंटू भाग मीन्स मदन पाल का जो समय था वो क्या था 14th AD। तो जो भाव मिश्र था वो कब आया 16 AD, तो उससे लेट आया। ठीक है, तो उन्होंने शारंगधर और क्या निघंटू कौन सा मदन पाल निघंटू के आधार पर बनाया गया है। अब आ जाता है भाव प्रकाश की अन्य रचनाएं कौन कौन सी आई, तो इसमें आता है गुण रतनमाला, माधव निदान टिप्पणी, वैद निघंटू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इनकी संस्कृत की 2 टीकाएं हैं। तो प्रथम टीका जो है, जो प्रथम टीका के टीकाकार का नाम वर्णित नहीं है, तो क्या माना जाता है कि यही है कि यह टीका स्वयं भाव मिश्र ने ही भाव प्रकाश पर दी है। ठीक है, और जो दूसरे हैं उन्होंने ये बोला है कि क्या है सद्वैद सिद्धांत रत्नाकर हैं, जिसे जय कृष्ण के पुत्र, ठीक है ना, जय कृष्ण के पुत्र जयदेव ने, तो किसने बनाई है, दैट इज़ अ जयदेव। ठीक है, तो किसके कहने पर बनाई है, तो कश्मीर नरेश महाराजा रणवीर सिंह के आदेश पर ये लिखी गई है। ठीक है ना, तो किसने बनाई है, जयदेव ने बनाई है, और किसके कहने पर, महाराजा रणवीर सिंह के आदेश पर बनाई गई है। एक आ जाता है कि एक सर्वनिखंडू सर्वसर टीका भी होती है, तो वो किसने दी है, वो दी है राधा कृष्ण ने। ठीक है, अब आ जाता है कि जैसे कि हम लोग शालंधर में पढ़ते कि इसके 3 खंड होते हैं, चैप्टर्स बताते हैं कि इसके इतने चैप्टर्स हैं, इतने श्लोक है। वैसे ही क्या जो भाव प्रकाश है उसके भी आगे डिवीजन की हुई है। तो उन्होंने बोला कि जो भाव प्रकाश होता है उसके क्या होती हैं, 3 डिवीजन होती हैं। अब 3 डिवीजन जो होती है उसके क्या होते हैं, 7 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 7 भाग होते हैं। तो 7 भाग जो होते हैं उसमें टोटल अगर हम देखेंगे तो कितने चैप्टर्स आएंगे, तो उसमें आ जाएंगे 80 चैप्टर्स। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कितने चैप्टर्स होते हैं 120, तो उसमें कितने आ जाएंगे 80 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, और श्लोका की अगर बात करेंगे तो कितने होते हैं, दैट इज़ 10,268 टोटल श्लोक है। अब क्या हम डिवीजन करेंगे, उन्होंने क्या बोला है पहले कि 3 खंड है, तो 3 खंड में कौन से आ जाते हैं, पूर्व खंड, मध्य खंड और उत्तर खंड आ जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पूर्व खंड की। तो पूर्व खंड में क्या होता है, इन्होंने क्या किया कि उसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक प्रथम, एक क्या मान लिया द्वितीय। तो प्रथम में क्या कर दिया कि जो फर्स्ट 6 चैप्टर हैं वो आगे प्रथम भाग में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सब डिवीजन होगी ना, तो उसके बाद द्वितीय भाग में कितना, एक अध्याय मीन 7th चैप्टर आ गया। तो टोटल इसमें कितने अध्याय होंगे, 7 अध्याय होंगे। अब श्लोक अगर पूछ ले तो कितने होते, दैट इज़ 4307। ठीक है ना, श्लोका बताए गए हैं। नेक्स्ट रहता है मध्यखंड। तो मध्यखंड जो होता है वो 4 में डिवाइड हो जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है ना, तो उसमें क्या जो प्रथम खंड होगा उसमें 4 अध्याय होंगे, मीन्स नेक्स्ट 4 आ जाएंगे 7 के बाद। द्वितीय खंड में 25 अध्याय। तृतीय खंड में क्या है, प्रथम भाग में, द्वितीय खंड नहीं बोलेंगे, भाग बोलेंगे, द्वितीय भाग में, तृतीय भाग में और चतुर्थ भाग में। ठीक है ना, तो 4, 25, 19 और 23। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाते हैं 71। तो याद रखना इसमें कितने हैं 77 और इसमें कितने आ जाएंगे 71। श्लोका देखा जाए तो इसमें कितना आएगा 5866 क्या है इनके श्लोका बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है उत्तरखंड। तो उत्तरखंड में क्या होता है कि 2 अध्याय बताए गए हैं, तो 2 अध्याय बस, मतलब एक ही भाग है इसका प्रथम भाग, और इसमें क्या है 2 अध्याय बताए गए हैं। तो अगर हम इनको टोटल काउंट करते तो कितने बनते हैं 80 बनते हैं। और याद रखना इसमें जो श्लोक है सिर्फ कितने हैं 95। तो अगर इन टोटल करते हैं तो कितना बनता है 10,268। सबसे पहले तो आपको इतना याद होना चाहिए कि 10,268 इनके श्लोक है, और टोटल कितने हैं 80 चैप्टर्स हैं, और कितने खंड में डिवाइडेड है, तो 3 खंड में क्या है डिवाइडेड है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट अगला आता है विषय विभाग। तो उन्होंने कैसे कैसे डिवीजन की गई है, तो विषय विभाग में बोला कि जो पूर्व खंड है उसमें क्या है मान प्रकरण के बारे में, पंचकर्म के बारे में बताया हुआ है, लोक कर्म के बारे में बताया हुआ है, गर्भ उत्पत्ति के बारे में बताया, दिनचर्या के बारे में बताया हुआ है, ऋतुचर्या के बारे में, और निखंडू बात का वर्णन किया गया है। मध्य खंड में क्या किया हुआ, तो उन्होंने चिकित्सा प्रकरण, निदान, लक्षण और संप्राप्ति मीन्स जो पूरा होता है कि निदान, लक्षण, संप्राप्ति और चिकित्सा सब बताया है। ठीक है ना, एज अ ट्रीटमेंट पूरा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या है रसायन और वाजीकरण, क्या आ जाता है रसायन और वाजीकरण, ये बताई हुई हैं 2 चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है हिंदी टीकाकार। तो पहले भी बताया गया कि हिंदी टीकाकार से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, संस्कृत के टीकाकार इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा हिंदी टीकाकार। तो पढ़ने के लिए पढ़ लो कि लालचंद्र वैद, ठीक है, रताराम चौबे, और क्या है पंडित शिव शर्मा। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इन्होंने ये टीकाएँ लिखी गई हैं।
नेक्स्ट अगला रहता है कि जो भाव प्रकाश है उनके क्या क्या योगदान है, उन्होंने अलग से क्या क्या बताया। तो भाव प्रकाश ने क्या है, केदारी कुल्य न्याय के बारे में बताया। अब याद रखना कि केदारी कुल्य एक होता है शीर दग्धी न्याय, ठीक है ना, केदारी कुल्य न्याय, उसमें ये बोला जाता है कि क्यारियाँ बनाई जाती हैं। क्यारियों से क्या है, जो हमारे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र है, उनको कैसे धातुएं जो होती हैं वो वृद्धि होती हैं। तो इस तरह जब हम फिजियो पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि 4 प्रकार के न्याय होते हैं। तो याद रखना कि भापीश्वर ने कौन सा माना है, तो केदारी कुल्य न्याय माना है। उसके बाद है शीर दग्धी न्याय किसने माना है, तो शीर दग्धी जो न्याय है वो किसने माना है, दृढ़बल ने। मीन्स क्या है कि जब दूध से दही बन जाता है, ठीक है ना, प्रॉपर, तो क्या आ जाता है, शीर दग्धी न्याय आ गया। नेक्स्ट अगला आता है एक काल धातु पोषण न्याय, तो ये किसने बताया, अरुंधत ने बताया है, ठीक है। उसके बाद बोला कि जो आर्तव है, हमने कितनी बोली है कि 7 धातुएं होती हैं, लेकिन जो भाव प्रकाश तो उन्होंने बोला कि आर्तव को क्या है, अष्टम धातु माना गया है। और ये जो अष्टम धातु माना गया तो किस में माना गया है, ये स्त्रियों में ही माना गया है, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति रक्त से बताई गई, लेकिन चरक ने क्या है, जो आर्तव और स्तन्य है तो वो क्या है, वो उपधातुएं मानी है, किसकी, रस धातु की, ठीक है ना। तो होगा कि रस धातु में जो उपधातु होती है, सब धातु की उपधातु तो होती है, तो उपधातु में आर्तव को लिया गया, आर्तव और स्तन्य को लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि आयुर्वेद का व्यवहारिक और प्राचीन और व्यवहारिक परिभाषा, ये ऊपर लिखा है लेकिन ऊपर से अच्छा कि पीछे जब नेक्स्ट पेज हम लेंगे तो उसमें अच्छे से की हुई, बस याद रखना कि आयुर्वेद की भी परिभाषा जो है इन्होंने दे रखी है। उसके बाद जो ओज है, तो ओज को इन्होंने क्या है, अग्नि और सौम्य दोनों ही बताया है। नेक्स्ट, ओज की जो मात्रा है वो कितनी मानी है, 8 बिंदु बताई है। कुछ लोग 6 बिंदु भी मानते हैं, लेकिन इन्होंने कितनी बताई है, 8, ठीक है ना। तो भाव से याद रखना, भाव कितने होने चाहिए, जितने ज़्यादा हों उतने अच्छे होते हैं, तो भाव से याद रखना कि 8 बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट, हमने जब अभी रिसेंटली क्या पढ़ा था, अभी हमने रिसेंटली अगर भेषज रत्नावली के आप नोट्स देखोगे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो राजयक्ष्मा है, तो राजयक्ष्मा की अगर हम चिकित्सा चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, तो किसकी रक्षा करनी चाहिए, पुरुष की और शुक्र की, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि जीव क्या है, कि जीव की स्थिति के लिए, तो उन्होंने साथ में क्या ऐड कर लिया, रक्त ऐड कर लिया, कि अगर आप जीव की स्थिति चाहते हैं, ठीक है ना, तो जीव की स्थिति चाहते हैं तो शुक्र, रक्त और पुरुष की क्या है, विशेष रूप से क्या है, ध्यान रखना चाहिए, स्थिति बना के रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है सूतिका काल, तो सूतिका काल का कितना बोला गया, 1/2, ठीक है ना। समझ गए कि 1 महीना और आधा, मीन्स टोटल कितने हो गए, 45 दिन हो गए। तो महीना बताया कि सूतिका काल का कितना बताया कि 45 दिन बताया गया है। उसके बाद आता है अष्टवर्ग का जो वर्णन है, ठीक है ना, अष्टवर्ग के वर्णन तो किया गया है, लेकिन उसके प्रतिनिधि द्रव्य मीन्स क्या होता है कि अगर अष्टवर्ग हमें नहीं मिल रहा है, उसके जैसे जीवक रिष्टंभक नहीं मिल रहा है, या मेधा महामेधा काकोली श्रीकाकोली नहीं मिल रही है, तो उसकी बजाय हम क्या क्या ड्रग्स ले सकते हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं, वो आगे प्रतिनिधि द्रव्य का एक बना हुआ है फोल्डर, ठीक है, तो उस पर आपको सब बता दिया जाएगा। बस याद रखना कि इसमें अष्ट जो द्रव्य हैं उसका विस्तार पूर्वक से वर्णन है, किसमें, प्रतिनिधि द्रव्य में। नेक्स्ट अगला आता है कि इसमें जो बोलते हैं ना कि जो हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर हम डायग्नोस करते हैं, निदान करते हैं, तो कितनी परीक्षाएं होती हैं, तो त्रिविध परीक्षा और चतुर्विध। तो याद रखना, एक तो वैसे षड्विध भी होती है, ठीक है, एक आ जाती है हमारी अष्टविध, एक आ जाती है 10विध, ठीक है, बहुत सारी होती है, त्रिविध होती, चतुर्विध होती है। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने जो त्रिविध मानी है, चरक ने भी एक त्रिविध मानी है, उसमें अलग आ जाता है, उसमें प्रत्यक्ष आप्तोपदेश और अनुमान आ जाता है। लेकिन जो ये त्रिविध मानी, तो उसमें क्या जाता है, दर्शन, स्पर्शन और प्रशन, ठीक है ना, देखने से, छूने से और उससे प्रश्न करने से हम क्या है, रोगी की परीक्षा कर सकते हैं। तो DSP से याद करना। नेक्स्ट आ जाता है चतुर्विध परीक्षा। तो चतुर्विध परीक्षा में क्या है, 4 होते हैं, नेत्र मतलब दृश्य, उसका दृष्टि, नेत्र देखना, ठीक है, दृक देखना, उसके बाद नाड़ी, मूत्र और जीवा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, नैना मूजी, क्या आ जाएगा, नैना मूजी। तो नै से नेत्र, ना से नाड़ी, मुँह से मूत्र और ज से जीवा का वर्णन किया गया है। अब आया था कि आर्तव चक्र काल जो बताया गया है वो क्या है, जो आर्तव चक्र जो बताया गया है, उन्होंने बोला कि 12 वर्ष से क्या है, स्टार्ट हो जाता है। और कितना ऋतु काल क्या होता है, ठीक है, ऋतु काल में बोला गया कि कब तक ऋतु काल होता है, तो जैसे कि ओवल्यूशन डेज जो बताए गए हैं, तो वो कितने बताए गए हैं, 16 दिन, ठीक है ना, कितने माने गए हैं, 16 दिन माने गए हैं। वात व्याधियों के समान ही पित्तज व्याधियाँ और कफज व्याधियों का भी स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब आ जाता है षड्विध आहार। तो याद रखना कि जब हम चरक का चैप्टर पढ़ेंगे ना, चरक सूत्र 28, तो उसमें क्या है, चतुर्विध आहार आ जाते हैं, आशीत पीत, ठीक है ना, लिड खादित, ठीक है। तो ये 4 प्रकार, तो इसी तरह इन्होंने क्या है, 6 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। बस अभी याद रखना कि 6 प्रकार के बताए गए हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख योग भी इन्होंने बताए हैं, जैसे कि कपूर आसव आ गया, श्री गोपाल तेल आ गया, ईफेन आसव आ गया,
उसका मृत संजीवनी सूरा आ गया, ठीक है ना, मदन मंजरी वटी, वानरी वटी, ठीक है। तो इस तरह करके क्या है इन्होंने वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला था जो स्त्री की जो योनियाँ होती हैं, जो योनि होती है उसमें 3 नाड़ियाँ होती है, याद रखना। जो स्त्री की योनि होती है उसमें क्या है 3 नाड़ी होती है। तो 3 नाड़ियों के क्या क्या नाम होते हैं, एक तो होते हैं स्मीरना नाड़ी, एक होता है गौरी नाड़ी, एक होती है चंद्रमसी नाड़ी, ठीक है। अब होता क्या है, अब ऐसे समझ लो कि जो योनि है उसके क्या है, उसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। जो सबसे बाहर वाला पार्ट होगा उसको क्या बोल दिया, स्मीरना नाड़ी। जो बीच वाला एकदम अंदर तक जाएगा उसको क्या बोल दिया, गौरी नाड़ी। और जो चंद्रमसी नाड़ी है तो उसका क्या है, वो एक साइड पे समझ लो कि एक साइड पर है वो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, स्मीरना नाड़ी का क्या बोला है कि वीर्य अगर हम पात भी कर देते तो वो क्या है, निष्फल है, ठीक है, क्या आ जाता है, निष्फल है। अगर क्या है गौरी नाड़ी में करते हैं वीर्यपात तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, अगर चंद्रमसी नाड़ी में करते हैं वीर्य का उत्पात तो वो क्या है, कन्या की उत्पत्ति होती है। इसी तरह उन्होंने ना ये एक अलग टर्म्स दी हैं, तो अगर करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि समीरना नाड़ी है तो ये क्या होती है, आउटर होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, निष्फल है तो आउटर में जाएगा वीर्य, तो कोई फायदा नहीं है। तो आउटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भग शिशिन नकार, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। और मदनाथ पत्र, मतलब इसकी जो आकृति है वो बताई गई है, मदनाथ पत्र की तरह होती है। नेक्स्ट रहता है गौरी, तो गौरी का कैसे होगा, उपस्थ गर्भ, ठीक है, योनि की अति गहराई होना, गहराई में जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगला है चांद्रमसी नाड़ी, तो उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि, एक मिनट आपको क्लियर, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है दैट इज़ ऐसी नाड़ी जो क्या है साइड पर, ठीक है ना, कंदव्य गे, ठीक है ना, तो कंदव्य गे बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है औद्भिद द्रव्य। तो अभी क्या है, अभी हम जब द्रव्य पढ़ते हैं ना तो उसमें द्रव्य जो होते हैं वो 2 प्रकार से बताए जाते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य की भी डिवीजन होती है, चेतन अचेतन। चेतन को क्या कर देते हैं, बहिरे चेतन, अंतः बहिरे चेतन, ठीक है। उसमें जरायु अंडु और बीज भी आ जाता है, और दूसरे वाले में क्या आ जाता है, अकेले अंतर चेतन में क्या आ जाता है, उसमें आता है वनस्पति, वनस्पत्य, औषध और विरुद्ध, ठीक है ना। तो अब क्या है, जिसमें हमने वनस्पति, औषध और विरुद्ध, ठीक है ना, 4 प्रकार के आते हैं। लेकिन भाप प्रकाश ने कितने बताए गए हैं, उन्होंने टोटल कितने बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं। तो वनस्पति, वनस्पत्य, ठीक है, औषध भी मान लिया। लेकिन उन्होंने क्या है, शुप ना बोल, वनस्पति, वनस्पत्य, औषध, विरुद्ध ना बोलकर वल्ली और शुप बोल दिया है, वल्ली और शुप बोल दिया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, तो सोम रोग का वर्णन किसने किया, तो सोम रोग का जो फर्स्ट वर्णन किया गया है वो किया गया है वंगसेन ने। किसने किया है, सोम रोग। सोम रोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो 2-3 कि जो सोम रोग का वर्णन है वो किसने किया है, वो किया है वंगसेन ने 12वीं शताब्दी में। फिर किया है शालंगधर ने 13वीं शताब्दी में। फिर किया है भाप्रकाश ने 16वीं शताब्दी में। फिर किया है योग रत्नाकर ने, जो कि आए हैं 17वीं शताब्दी में, ठीक है। इस तरह आपको टाइम पीरियड भी याद रहेगा। वंगसेन ने किस में किया है, 12, शालंगधर कब आए 13 में, भाप्रकाश आए 16 में, और योग रत्नाकर कब आए 17 में, 17 में। तो इस तरह करके क्या है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला आता है कि जो सोम रोग होता है वो होता क्या है कि स्त्री शीर्ष्ठ है जलीय धातु, मतलब ये क्या, जो सोम रोग होता है ये मोस्टली किस में होता है, स्त्रियों में ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि चरक, सुश्रुत और भेल। तो चरक, सुश्रुत, भेल का भी अलग अलग मत है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चरक की। तो चरक जो सूत्र स्थान फर्स्ट है तो उसमें क्या बोला है, वनस्पति, वनस्पत्य, औषध और विरुद्ध, ठीक है, ये तो कॉमन है। अब सुश्रुत ने क्या बोला, सुश्रुत ने वनस्पति ना लेकर उन्होंने बोल दिया वृक्ष, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, और ये क्या है, वानस्पत्य, ये क्या है, वनस्पत्य। देखो वा आ है तो इसमें क्या है, वनास्य, ठीक है ना। तो याद रखना कि कहाँ अ की मात्रा आ जाती है, इससे भी बहुत मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो वनस्पत्य, वृक्ष, औषध और विरुद्ध बाकी सेम है। लेकिन जो भेल है उसने क्या माना है, वनस्पति, वनस्पत्य, ठीक है ना, ऊपर वाले चरक की तरह ही है, वनस्पति, वनस्पत्य। उन्होंने ना तो औषध माना है ना तो विरुद्ध माना, उन्होंने माना है तृण और लता, ठीक है। और जो हमारे भाप्रकाश हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही अलग मान लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला था कि हम बात कर रहे थे सोम रोग की, तो उसके जो निदान है उसमें क्या था कि अगर अतिमथीन करते हैं, ठीक है ना, शोक करते हैं, भय करते हैं, चिंता, अभिचार और गर्विश का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उससे भी क्या है, उससे सोम रोग हो जाता है। अब इसके लक्षण, तो लक्षण में क्या बोला है कि मूत्र जो मार्ग होता है उसमें क्या आता है, निरंतर प्रसन्न, निर्बल, शीतल, गंध रहित एवं पीड़ा से रहित, अत्यधिक मात्रा में क्या है, स्राव निकलता है। मेन इसमें क्या होता है, जो यूरिन होता है वो ज़्यादा पास आउट होता है और साथ में क्या है, स्राव निकलता है, ठीक है ना, स्राव निकलता है।
क्या है निर्गंध है, ठीक है ना, गंध नहीं आ रही, निर्गंध है, निर्रुजा है, ठीक है ना। लेकिन क्या है सीता श्राव्यंती, सीता मीन्स क्या होता है, दैट इज द सफेद, ठीक है ना, तो वो निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इसमें कि वो जो व्यक्ति होता है उसको क्या है, उसको वो कुछ भी खाता रहता है, उसको क्या है, उसको भूख बहुत लगती है, उसको प्यास बहुत लगती है, मतलब कि है कि उसको कभी भी जो भी उसको खिलाते उसको कभी तृप्ति नहीं होती। तो वही चीज़ इसमें बोली गई है, क्या बोली गई है, दैट इज़ अ भक्ष्य, ठीक है ना, भक्ष्य भोज्य पेयाश्च, ठीक है, ना तृप्ति लभ्य ते सदा, ठीक है ना, उनको क्या कभी तृप्ति नहीं होती है कुछ भी खा लो। नेक्स्ट अगला था इसके भेद। तो भेद में क्या बताया गया कि जो शारंगधर है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि श्राव की अति प्रवृत्ति होने से क्या है, सोम रोग से क्या है, मूत्र अतिसार हो जाता है। यहाँ पर वर्ड देखना क्या लिखा हुआ है, मूत्र अतिसार। पूछ लेते हैं ये मूत्र अतिसार किसने दिया है वर्ड, तो ये किसने दिया है, ये दिया है भावप्रकाश ने। किसके रेफरेंस में दिया, तो ये दिया है सोम रोग के रेफरेंस में, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। एक आ जाता है ज्वर अतिसार, तो वो किसने दिया है, वो दिया है माधव निदान ने, ठीक है ना। तो जब माधव निदान आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना, एक तो मूत्र अतिसार, एक होता है ज्वर अतिसार, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि अगर तो है सिर्फ मूत्र अतिसार, अति प्रवृत्ति मात्रा में क्या है, सिर्फ श्राव हो रहा, तो वो क्या आ गया, सुख साध्य आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो इतने सारे रस दिए गए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, कदले आदि घृत, ठीक है ना, मीन्स केले, ठीक है ना, कदले आदि घृत, केले और वो सारी औषधियाँ मिलाकर क्या है, घृत प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वही बोला कि कच्चे केले का सेवन करने को बोला गया है, और नंगे सिर और पाँव क्या है, पैदल चलने को बोला गया है। नेक्स्ट चला था कि भावप्रकाश, तो भावप्रकाश ने क्या है, कषाय द्रव्यों में मधु को श्रेष्ठ बताया है, ठीक है ना। तो मधु को हम लोग जब भी मधु आएगा तो हम लोग तो यही सोचेंगे कि हाँ भी ये तो मधु रस वाला होगा, लेकिन अगर भाव प्रकाश के रिगार्डिंग पूछ लेते हैं तो क्या आएगा कि मधु को कषाय द्रव्यों में सबसे क्या है, श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट आता है भाव प्रकाश की टीका। तो वही वाली टीका है जो क्या है, जयदेव ने दी है, किसके कहने पे दी है, रणवीर सिंह, राजा महाराजा रणवीर सिंह के कहने पर दी है, ठीक है ना। तो और कौन सी है, सदवैध सिद्धांत रत्नाकर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बताया गया है वो क्या, एक्चुअली जो भाव प्रकाश है ना, तो उन्होंने हरितकी पे बहुत अच्छे एक ना कमेंट्स, मतलब एक उन्होंने बहुत अच्छा एक उस पर प्रकाश डाला है हरितकी पे। तो हरितकी के उन्होंने क्या बोला कि 7 भेद होते हैं, क्या होते हैं, 7 भेद होते हैं। तो वो सप्त वेदों का जो वर्णन है वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो जो 7 भेद हैं उनको कैसे याद करना है, तो सबसे पहले आता है विजया, ठीक है ना, सबसे पहले आ जाती है जाति, जो 7 नाम हैं वो बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगले आ जाते हैं उनके आकार। तो आकार में क्या है कि उनकी क्या क्या आकृति है। उसके बाद आता है उपयोग, की उसको कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको साथ में क्या है, इसके एक और कॉलम बनाना है, वो बनाना उत्पत्ति स्थान का, ठीक है ना, क्या बनाना है, उत्पत्ति स्थान का। सबसे पहले बात करते हैं हम विजया, ठीक है। तो विजय का हमने क्या बोला है कि आकार कैसा होता है, अलाबु वृता, अलाबू, ठीक है ना, अलाबू वृत्ताकार का होता है। तो याद रखना विजय बाबू के नाम से, विजय बाबू, तो विजय हो जाएगा बाबू, अलाबू, ठीक है ना, तो उससे आपको याद हो जाएगा विजय बाबू, ठीक है ना। तो विजय बाबू कहाँ रहते हैं, विजय बाबू, तो वो रहते हैं विंध्या, एक विंध्यांचल होता है, ठीक है, तो उससे याद रख लेना विंध्या, ठीक है। और इसका उपयोग क्या है, सर्वरोगनुत, क्या रहता है, सर्वरोग, ये सभी रोगों के लिए क्या है, सही है, सर्वरोगनुत। एक्चुअली क्या है, जो विंध्यांचल है वो क्या है, माता, वहाँ पर जो माता रानी है उनका एक दरबार टाइप है, तो उससे याद रखना कि वहाँ जो भी जाता है वो क्या हो जाता है, सर्व रोग क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट अगला आता है रोहिणी, ठीक है, रोहिणी। तो रोहिणी जो है उसमें क्या है, उसकी जो बताया गया वो क्या है, वृत्ताकार है, क्या है, वृत्ता आकार है। अब रोहिणी है, रोहिणी क्या है, रोहिणी एक लड़की है, उसके क्या है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में क्या है, लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कि सर्कल से याद करना वृत्ताकार का है, ठीक है। अब उसके क्या फ्रेंड सर्कल किसकी ज़्यादा होते हैं, जिसकी क्या मान प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है। तो याद रखना प्रतिष्ठानक, ठीक है, उत्पत्ति स्थान कहाँ है, प्रतिष्ठानक, ठीक है। और उसकी प्रतिष्ठानता क्यों है, क्योंकि उसने क्या है, व्रणों को रोपण किया है, ठीक है ना। जितने भी सारे व्रण वगैरह है, व्रण मीन्स वूंड है, तो उसने क्या है, अपने जो दोस्त हैं उनके क्या है, व्रणों को रोपण किया है, तो इसलिए उसकी क्या है, प्रतिष्ठा बनी हुई है। प्रतिष्ठा होने से क्या, उसका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है, सर्कल से याद कर लेना वृत्ताकार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है पूतना। तो पूतना क्या होती है, एक राक्षस में एक कैटेगरी में जब हम ग्रह पढ़ते हैं तो उसमें पूतना भी आता है। तो राक्षसी से याद कर लेना, राक्षसी, सी से क्या आ जाएगा, स अस्थि। और जो वो कहाँ रहती है, वो सिंधु घाटी पे रहती है, कहाँ जाएगा, सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी से क्या याद कर लेना, सिंधु। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है कि किसके लिए आता है, तो वो आ जाता है प्रलेप के लिए, किसके लिए, प्रलेप,
जो हम लेप कल्पना पढ़ते हैं उसमें आता है ना प्रलेप आलेप प्रदेय, ठीक है, तो वही है, क्या आ जाता है, प्रलेप। नेक्स्ट अगला आता है अमृता। तो अमृता क्या बोला कि जो अमृता होती है उसमें क्या है, उसमें मांस बहुत अच्छा है। जो अमृता है ना तो उसमें क्या है, जो मासल है, मासल उसकी जो बॉडी है वो क्या है, मासल है। तो अमृता से याद करना, जो अमृता अरोड़ा है, ठीक है, उसको क्या, उसमें तो मांस है ही नहीं, वो तो बहुत पतली है। तो उससे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अमृता उसको काफ़ी मांस की ज़रूरत है। तो मासल, तो अगर उसको मांस की ज़रूरत है तो वो कहाँ मांस लेने के लिए जाती है अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो वो जाती है चंपा। कहाँ जाती है, चंपा में जाती है, और वहाँ जाके क्या करती है, अपना पंचकर्म करवाती है, तो शोधनार्थ के लिए, तभी उसका मांस बढ़ेगा ना। तो अमृता क्या है, मासल के लिए जाएगी, और कहाँ जाएगी वो, चंपा में जाएगी। चंपा में जाके क्या करवाएगी, पंचकर्म। तो पंचकर्म से याद करना है शोधनार्थ के लिए। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट अगला आ जाता है अभ्या। तो अभ्या क्या है, अभ्या का पंजा। इससे क्या है कि जो अभ्या होती है उसकी पंच रेखाएं होती हैं, पंच रेखा होती है। अब क्या हुआ, अमृता के साथ अभ्या भी गई, ठीक है ना। लेकिन हुआ कि जब वो चंपा गई तो वहाँ पर उन्होंने किसी को देखा, तो वहाँ उन्होंने मार के उसको पंजा, ठीक है ना। तो पंच रेखे से क्या आ जाएगा, पंजा। और उससे जो पंजा लगा तो उससे क्या हुआ कि जो सामने वाला इंसान था उसको क्या हुआ, अक्षी रोग नुत हो गया। उसका जो पंजा था कहाँ लग गया, आँख की तरफ लग गया, तो अक्षी रोग नुत हो गया। ठीक है, हो गया याद। नेक्स्ट आता है जीवंती। तो जीवंती क्या होते हैं, हम लोग हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए एकदम गोल्डन डेज की तरह, ठीक है ना, एकदम गोल्डन पीरियड, ठीक है ना, होना चाहिए। तो गोल्डन से याद करना, स्वर्ण वर्णी की तरह, ठीक है ना। स्वर्ण क्या है, वर्ण जो होते हैं मतलब कलर की तरह होना चाहिए। उसके बाद क्या आ जाता है कि कहाँ होना चाहिए, दैट इज़ सौराष्ट्र। जो बताएंगे तो क्या बताएंगे, सौराष्ट्र। और ये भी क्या होता है, सर्वरोग नुत होता है। अब देखो गोल्डन है तो स्वर्ण है तो क्या होगा, सर्वरोग नुत ही तो होगा। नेक्स्ट अगला आता है चेतकी। तो चेतकी में क्या बोला है, दैट इज़ त्रिरेखा। और ये कहाँ होता है, हिमाचल में होता है, और ये क्या है, चूर्ण रूप में है। चेतकी, च से चूर्ण रूप, ठीक है, इससे तो आप हिंट लगा ही लोगे। अब आगे की इन्होंने बोला जो चेतकी होता है ना वो उसके दो भेद बताए गए हैं, कौन कौन से, एक तो शुक्ल होता है, एक कृष्ण होता है। तो शुक्ल क्या होता है, तो शुक्ल में बोला कि 6 उंगल लंबी होती है, कृष्णा में क्या बोला कि 1 उंगल लंबी होती है। अब चेतकी के शब्द को छोड़कर बाकी जो शेष होते हैं उसमें क्या है, स्पर्श रूप रस गंध रेचक वाले होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो चेतकी है ना उसमें क्या है, शब्द को छोड़कर, जो हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध पढ़ते हैं तो शब्द को छोड़कर बाकी जो शेष 4 हैं वो क्या है, रेचक होते हैं, मतलब उनके क्या है, विषय हैं। नेक्स्ट, अगर कोई सुकुमार प्रकृति वाला है, पुरुष है, तो उसको क्या है, उसको चेतकी ही देना चाहिए। और सभी हरितकी में अगर पूछ ले कि श्रेष्ठ कौन सा है तो वो आ जाता है विजया। क्या आ जाता है, विजया। ठीक है, और उसके बाद इतना हो गया आप लोग को याद कि क्या है। और ऊपर से जब हम चरक सूत्र 25 पढ़ते हैं, 25/40, तो उसमें बोला जाता है कि हरितकी पथ्यानाम श्रेष्ठम, ठीक है, हरितकी पथ्यानाम श्रेष्ठम। और साथ में क्या आता है, प्रशम, ठीक है ना, प्रशम पथ्यानाम श्रेष्ठम। तो आपको बस इतना याद करना कि हरितकी के लिए यहाँ वर्ड क्या है कि हरितकी में विजय जो है वो श्रेष्ठ है, भावप्रकाश ने बताया। लेकिन वहाँ सिर्फ सीधा बोल दे कि जो हरितकी है वो क्या है, पथ्यानाम श्रेष्ठम। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाता है, वो आ जाता है कि हरितकी जो है उसके रस रहने वाले स्थान। अब हरितकी जो है उसमें गुठली भी होती है, उसके छिलके भी होते हैं, ठीक है, उसके रेशा भी होगा, वृत्त भी होगा। तो उसमें कौन कौन सा रस, मतलब जो हरितकी उसमें क्या बोलते हैं हम, 5 रस डलते हैं, 5 रस वाला होता है, क्या होता है, हरितकी होता है। तो इसमें कौन सा रस नहीं होता, इसमें लवण वर्जित है। तो क्या लिखा है, पंच रस कषाय प्रधान और लवण क्या है, वर्जित, लवण इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, तो इसको याद करने के लिए ये ट्रिक याद करो, मिस्टर ज़ीरो CVG, ठीक है ना। हरितकी क्या है, ज़ीरो है, तो हरितकी जो मिस्टर है वो क्या है, ज़ीरो है, तो मिस्टर ज़ीरो CVG। तो म से हमारा क्या जाएगा, मिंगी, मीन्स जो आप लोग को जहाँ पर मैंने ये डैश लगाई है, जैसे M के नीचे एक अंडरलाइन किया, R के नीचे अंडरलाइन की है, तो वो क्या है, वो रस है, वो सीरियल ऑर्डर में ये रस है। जैसे मधुर अम्ल, M का मधुर आ गया, R का अम्ल आ गया, तो ज़ीरो का मीन्स इसमें लवण नहीं है। ठीक है, उस पर C4 क्या आ गया, कटु, फिर तिक्त, फिर कषाय। ठीक है, तो म से क्या आ जाते हैं, मृंगी। ठीक है, उसके बाद र से रेशा आ गया, ठीक, ज़ीरो तो है मतलब कि इसमें लवण नहीं है। सी से आ गया छिलका, व से आ गया वृंत, और जी से क्या आ गया, गुठली। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं, क्या है, मिस्टर ज़ीरो CVG। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट अगला आता है कि भोजन के साथ हरितकी। अगर क्या है, हम भोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन से आप पहले हरितकी की लो तो क्या सेवन कर, क्या एक रिएक्शन देगा,
भोजन के बाद लोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर भोजन के समय में आप बीच में ले लेते हो तो क्या होगा। तो उन्होंने जस्ट 2 बताए हैं कि भोजन के साथ हरितकी का सेवन, अगर क्या है भोजन आप कर रहे हैं और साथ में हरितकी खा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि उससे क्या होगा, उससे बुद्धि बल इंद्रिय, ठीक है ना, बुद्धि बल इंद्रिय प्रद मानी गई हैं। और भोजन उपरांत अगर क्या है भोजन खा लिया फिर अगर आप करेंगे तो क्या है त्रिदोष नाशक है। मीन्स दोनों अवस्थाओं में क्या है बहुत अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट रहता है कि हरितकी का सेवन है उसके लिए अयोग्य गुण है, किस किस को हरितकी का सेवन नहीं कराना चाहिए। तो रुक्ष वाले को, कृष वाले को, गर्भिणी और रक्त मोक्षी वाले को क्या है इसका जो सेवन है वो नहीं करवाना चाहिए।